हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आज की जो क्लास है सीयूटी स्पेशल क्लास है, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के कंसेप्ट्स की। आज हम बात करेंगे सिर्फ इस वीडियो के अंदर इसके बेसिक कंसेप्ट्स की प्लस कुछ शॉर्ट ट्रिक्स की, कि जहां से आप क्वेश्चंस को डायरेक्टली जल्दी से जल्दी कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं, उन सब के बारे में बात करेंगे। फिर इसके नेक्स्ट पार्ट में जो इसके एमसीक्यू क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस है, जो लास्ट ईयर क्वेश्चंस आए थे या फिर जो इस साल क्वेश्चंस आ सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे और उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ताकि आपको सॉल्व करने में अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो सके और आप एग्जाम में उस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आप बड़े आराम से उनको कर सकें। तो आज पहले अगर बेसिक कंसेप्ट्स की बात करें, उससे पहले वो सिलेबस पे नजर मार लेते हैं कि सिलेबस इसमें क्या क्या है आपके पास। सेक्शन ए के अंदर अगर हम जाते हैं तो टेंजेंट एंड नॉर्मल, इसमें आपको करना है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन एंड मैक्सिमा मिनिमा। ये तीन टॉपिक इसके अंदर आपको दे रखे हैं सेक्शन ए के अंदर। ठीक है, अगर सेक्शन बी की अगर हम बात करें तो सेक्शन बी 2 जो हमारा अप्लाइड मैथमेटिक्स का जो पार्ट है, उसके अंदर कहता है कि यहाँ पर आपको ये हो गया हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट एंड द मार्जिनल रेवेन्यू यूजिंग डेरिवेटिव। डिफाइन मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू, फाइंड मार्जिनल कॉस्ट एंड द मार्जिनल रेवेन्यू, मैक्सिमम मिनिमा। मैक्सिमम मिनिमा में लोकल पॉइंट, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा पॉइंट्स कैसे निकालने हैं और एब्सोल्यूट वैल्यूज आपको कैसे निकालनी है, ये सारा कुछ आपका कंटेंट यहाँ पर दिया हुआ है। यानी ओवरऑल अगर मैं बात करूं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की, हम सेक्शन ए और बी 2 को अलग अलग तो नहीं इसी वीडियो के अंदर करेंगे। तो आपको टेंजेंट एंड नॉर्मल करना है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन करना है, मैक्सिमम मिनिमा करना है। मैक्सिमम मिनिमा में लोकल मैक्सिमम वैल्यू या लोकल मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं, या फिर एब्सोल्यूट वैल्यूज कैसे निकालते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर जो कॉस्ट फंक्शन है और रेवेन्यू फंक्शन है, वो आपको बनाने आने चाहिए, प्लस उनकी जो मार्जिनल कॉस्ट है या मार्जिनल रेवेन्यू है, वो आप कैसे निकालेंगे। बस ये सारा आपका सिलेबस के अंदर है और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जो सेक्शन बी 2 जब जाएगा उसके अंदर इसमें केस स्टडी आ सकती है। लास्ट के जो कुछ 3-4 हमने क्वेश्चन पेपर करें, तो उसमें हमने 3 पेपर में देखा कि भाई मैक्सिमम मिनिमा से आपकी केस स्टडी आई हुई है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़े ध्यान से समझना और बड़े ध्यान से इसको करना। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं टॉपिक की बात करूं तो वो है टेंजेंट एंड नॉर्मल। अब टेंजेंट नॉर्मल होता क्या है? ठीक है, बहुत ज़्यादा मैं डीप बेसिक में नहीं जाऊंगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा डीप समझना है तो जो रेगुलर हमारे वन शॉट थे, जो आपने 12th क्लास में पढ़े थे, या जो रेगुलर वीडियोस हैं, वो आप देख सकते हो उसमें, अगर आपको ज़्यादा डीपली इसके कंसेप्ट को समझना है। ठीक है, अभी जितना ज़रूरी है, जितना मैंडेटरी है कि आपको क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो फटाफट मैं रिकॉल करा दूँ, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कि टेंजेंट की, टेंजेंट होता क्या है? अगर कोई कर्व आपके पास इस तरीके से कोई कर्व आपने बनाया, अब इस कर्व के ऊपर तो बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, तो हम किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात करेंगे कि भाई ये पॉइंट आपके पास है। इस पॉइंट से अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो यहाँ से टच होते हुए जाती है, इसको बोलते हैं हम इसका टेंजेंट। ठीक है, ये कर्व आ गया हमारे पास y=fx, ये कर्व आ गया। टेंजेंट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आएगी और इसी पॉइंट पर, जिस पॉइंट की हम बात करें, अगर इस पॉइंट को हम x1 y1 कंसीडर करें, तो इस पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर लाइन अगर हम ड्रॉ करते हैं, इसको हम बोलते हैं इसका नॉर्मल। बस ये बेसिक चीज आपको पता होनी चाहिए कि टेंजेंट क्या होता है और नॉर्मल क्या होता है। ठीक है, उसके बाद कहते हैं कि अगर आप स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालते हैं, अगर आप इस टेंजेंट का, ये कर्व आपको दे रखा है, इस पॉइंट पर आपको बताएगा कि भाई इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, इस फंक्शन का आपको डेरिवेटिव कर देना। इस फंक्शन का आपको डेरिवेटिव करना है, उससे आपके पास स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा। स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए आपको जो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाला है, उसी को आपको रेसिप्रोकल करना है और नेगेटिव साइन लगा देना है, यानी -dx/dy, ये निकलेगा हमारा स्लोप ऑफ नॉर्मल। इफ द टेंजेंट इज पैरेलल टू द x एक्सिस, देन dy/dx इक्वल्स टू 0। अगर टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है, जैसे हमारे पास ये x एक्सिस होता है, अगर टेंजेंट लाइन ये कर्व हो गया, इस पॉइंट पर हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया है, तो ये टेंजेंट लाइन अगर x एक्सिस के पैरेलल होती है, तो उस केस में जो dy/dx है वो 0 के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पर स्लोप बनेगा ही नहीं। जब तक ये लाइन x को क्रॉस ही नहीं करेगी, तब तक ये स्लोप बनेगा नहीं, और ये लाइन इसको क्रॉस करेगी नहीं, क्योंकि ये इसके पैरेलल है। तो उस केस में आप लिखेंगे dy/dx 0 है, फिर उसकी हेल्प से आगे जो भी क्वेश्चन आपको करना है वो करेंगे। अगर कहता है कि टेंजेंट पैरेलल टू y एक्सिस है, देन dx/dy 0 हो जाएगा, तो आपको रेसिप्रोकल कर देना है, dy/dx की जगह dx/dy कर देना है, और ये 0 के बराबर होगा। तो यहाँ से आपका निकलेगा अगर ये टेंजेंट y एक्सिस के पैरेलल है तो। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक बेसिक कंडीशंस है। उसके अलावा क्वेश्चन आएगा आपके पास कि इक्वेशंस बनानी होंगी आपको। अब इक्वेशंस बनाने के लिए, क्योंकि टेंजेंट और नॉर्मल दोनों स्ट्रेट लाइन होती है, तो आपको इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की यूज करनी है। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है? y - y1
इक्वल्स टू स्लोप इनटू में x माइनस x1। ये x1 और y1 पॉइंट होते हैं जहां से लाइन आपकी पास करती है। तो जब हम इसकी टेंजेंट की बात करेंगे या नॉर्मल की बात करेंगे, तो जब आपको इसकी इक्वेशन बनानी होगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो आपको बस चेंज यहाँ पर क्या करना है, m की जगह स्लोप की जगह आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट ले लेना है। और जब आप नॉर्मल की बनाओगे तो यहाँ पर स्लोप ऑफ नॉर्मल ले लेना है, बाकी सारी चीजें वही रहेंगी। x1 और y1 वो पॉइंट होंगे जहां पर कर्व आपका कर्व को जिस पे टच करता होगा टेंजेंट, जो अभी हमने पीछे डिस्कस किया था, ये वाला जो पॉइंट होगा ये हमारा x1 y1 पॉइंट होगा। इस पॉइंट को जब आप यहाँ पर फिल कर देंगे तो आपके पास इसकी इक्वेशन आ जाएगी। अगर दो लाइन आपस में पैरेलल होती है तो उन दोनों का स्लोप आपस में इक्वल होता है। जैसे ये लाइन है और ये लाइन है, दोनों आपस में पैरेलल है, तो दोनों आपस में पैरेलल है तो इन दोनों का स्लोप भी इक्वल रहेगा। इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन m1 इंटू में m2 इक्वल्स टू -1। अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक है, एक लाइन ऐसे है और एक लाइन ऐसे है, दोनों परपेंडिकुलर लाइन है, तो इन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 के बराबर होता है। ये दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत से क्वेश्चंस में हमारे काम आने वाली है। पैरेलल है तो स्लोप इक्वल होगा, परपेंडिकुलर है तो उनका प्रोडक्ट -1 होगा। कहता है कि अगर दो लाइन है उनका स्लोप इक्वल दे रखा है, देन टू कर्व्स टच ईच अदर। आपके पास दो कर्व है, ठीक है, दो अलग अलग कर्व है, एक कर्व ये है और एक कर्व ये है। ये दोनों कर्व हमें चेक करना है कि दूसरे को टच करते नहीं करते। तो टच करेंगे तो मतलब उसका एक कॉमन पॉइंट आएगा। उस कॉमन पॉइंट से अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये टेंजेंट दोनों का ही बनेगा, इसका भी टेंजेंट होगा, इसका भी टेंजेंट होगा। तो ये जो टेंजेंट का स्लोप जब बराबर आ जाएगा, चाहे इस कर्व का निकालो चाहे इस कर्व का निकालो, अगर टेंजेंट का स्लोप बराबर आ गया तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों कर्व आपस में एक दूसरे को टच करते हैं। अगर हमें ये चेक करना है कि दोनों कर्व ऑर्थोगोनल है, ऑर्थोगोनल कब होंगे, जब इनका जो टेंजेंट आएगा वो आपस में परपेंडिकुलर होगा। तो उसके लिए क्या करना है, जो परपेंडिकुलर वाली कंडीशन है वो यूज करनी है। कि हमने M1 और M2 निकाला दोनों कर्व का, उनका प्रोडक्ट करके देखा कि ये -1 आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर ये -1 आ रहा है तो हम कहेंगे कि दोनों कर्व आपस में ऑर्थोगोनल है। ऑर्थोगोनल का मतलब उनका जो टेंजेंट होगा आपस में परपेंडिकुलर एक दूसरे को क्रॉस करेगा। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व, वैसे ट्रिग्नोमेट्री हमारे सिलेबस में, अप्लाइड के सिलेबस में नहीं है, फिर भी बेसिक फार्मूला है कि अगर दो कर्व आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो उसका फार्मूला क्या होता है। तो टेन थीटा इक्वल्स टू m1 माइनस m2 1 प्लस m1 m2। क्वेश्चन आने के चांसेस इसका नहीं है, हाँ, लेकिन फार्मूला आपसे पूछ लिया तो कि स्लोप का जो एंगल है उसको निकालने का फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला एटलीस्ट आपको याद हो। ठीक है, तो ये टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू m1 माइनस m2 1 प्लस m1 इंटू m2, ये लगा हुआ है यहाँ पर मॉड, मतलब वैल्यू अगर नेगेटिव आएगी पॉजिटिव आएगी, दोनों वैल्यू आप कंसीडर कर सकते हैं इसके अंदर। तो ये सारा का सारा कंसेप्ट था टेंजेंट एंड नॉर्मल का। ठीक है, आई होप आपको सारा ये रिकॉल हो गया होगा। अब अगर हम इससे आगे चलें, क्वेश्चंस हम इसके नेक्स्ट जो पार्ट होगा उसके अंदर लेंगे सारे क्वेश्चंस। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, और क्वेश्चन डेफिनेटली इसमें से आने वाला है। ठीक है, टेंजेंट नॉर्मल का क्वेश्चन चांस है कि आए ना आए, लेकिन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैक्सिमम मिनिमा और ये मार्जिनल कॉस्ट, इनके क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे ही आएंगे। ठीक है, बच नहीं सकते इनसे आप। अब यहाँ पर कहता है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ये पता लगाना है। अब ये पता लगाने के लिए इस सारी थ्योरी को हमें करने की कुछ जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है थ्योरी को करने की। हम सिर्फ इस पर जाएंगे सीधा। आप चेक करेंगे कि एफ डैश एक्स निकालेंगे। आप एफ डैश एक्स निकाल के आप चेक करेंगे कि ग्रेटर देन जीरो आ रहा है तो फंक्शन हम कहेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ठीक है, अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो आ रहा है तो हम कहेंगे सिर्फ इंक्रीजिंग है। तो आप जब फंक्शन निकाल, जो भी आपको फंक्शन दे रखा होगा उसका डेरिवेटिव निकालो, सिंपल डेरिवेटिव से चेक करो कि वो ग्रेटर देन जीरो आ रहा है या ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो आ रहा है, मतलब उसकी वैल्यू जीरो भी हो सकती है या नहीं हो सकती है, तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। अगर खाली ग्रेटर देन जीरो आ रहा है तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, लेकिन ये भी इंक्रीजिंग है, ये भी इंक्रीजिंग। तो कहीं पर मान लो आपको एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो दिया हुआ है और सिंपली एक वर्ड इंक्रीजिंग दिया हुआ है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहीं दिया ही नहीं है, तो मतलब वो ठीक है, उसको आप गलत मत करना। एफ डैश एक्स लेस देन जीरो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल्स टू जीरो अगर आपने करा तो वो आ गया डिक्रीजिंग। तो ये चार केस बनेंगे आपके कि भाई इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। अगर ऐसा कुछ केस आता है कि मान लो एक पर्टिकुलर इंटरवल आपको दे दिया, उस पर्टिकुलर इंटरवल में एक वैल्यू पर तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो आ रहा है और एक वैल्यू पर एफ डैश एक्स लेस देन जीरो आ रहा है, तो यानी दोनों केसेस हो रहे हैं। दोनों केसेस होने का मतलब है कि हम कहेंगे फंक्शन नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, ना तो वो इंक्रीज कर रहा है ना वो डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से चार कंडीशन से आप पता लगा लेंगे। अब मेन बात आती है कि आपको ये कैसे पता लगेगा कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो है या लेस देन जीरो है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे मेथड ऑफ इंटरवल। उससे पहले एक मोनोटोनिक फंक्शन को देख लेते हैं। मोनोटोनिक फंक्शन का मतलब सिंपली ये होता है कि अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है तो उसको हम बोलेंगे मोनोटोनिक।
तो आपको अगर बोला जाता है क्वेश्चन के अंदर कि चेक करना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या मोनोटोनिक है या नहीं है, तो उसके लिए बस आपको यही चेक करना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। अगर दोनों में से कोई भी केस होता है तो फंक्शन मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है। अब यहाँ जो मेथड ऑफ इंटरवल है इस पर हम बात करेंगे। यही हमारा शॉर्टकट है जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में भी काम आएगा, मैक्सिमम मिनिमम में भी काम आएगा और आगे भी कई जगह ये काम आएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वो है, टॉपिक है। तो आपको चेक करना होता है कि जो फंक्शन आपको दे रखा है कि उसकी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आती है, लेस देन जीरो आती है। जब एक फंक्शन होता है तो हम इजीली डिसाइड कर सकते हैं कि फंक्शन की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन जीरो आएगी या लेस देन जीरो आएगी। लेकिन जब एक से ज्यादा फंक्शन होते हैं, ठीक है, स्पेशली मल्टीप्लीकेशन में जब फंक्शन होते हैं, तो हमें डिसाइड करना मुश्किल होता है कि कहाँ पर वैल्यू पॉजिटिव आएगी, कहाँ पर वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो उसके लिए हम यूज करते हैं मेथड ऑफ इंटरवल। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस वीडियो में। देखिए बाकी चीजें तो आपको सारी आती होंगी, हो सकता है कि ये मेथड भी आता हो क्योंकि मैंने ट्वेल्थ में भी ये बताया था। तो मान लो आपके पास कोई एक फंक्शन है, एक सिंपल एक फंक्शन लेते हैं हम कि भाई x1, x2 एंड x3, ये तीन फंक्शन आपके पास आ गए। ठीक है, अब आपको चेक करना है, अब आपको चेक करना है कि ये जो फंक्शन है ये ग्रेटर देन जीरो कब होगा। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो वैल्यूज आपको दे रखी है, उन वैल्यूज का आप यहाँ पर जो फैक्टर बने हुए हैं उनको जीरो के बराबर पुट करके उनसे क्रिटिकल पॉइंट निकालो। क्रिटिकल पॉइंट मतलब जहां पर हमारा फंक्शन जो है अपना ग्राफ चेंज करता है, ठीक है, जहां पर टर्न करता है। तो अगर मैं यहाँ से वैल्यू निकालूंगा तो एक्स की वैल्यू आएगी -1, यहाँ से वैल्यू निकालूंगा एक्स की आएगी -2, और यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो आएगी -3। तो हमने बनाई नंबर लाइन माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी, और यहाँ पर इसके ऑर्डर के हिसाब से आपको रखना है। -3 इनमें पहले आएगा, सबसे छोटा है ये, फिर -2 आएगा और फिर -1 आएगा। अब ये आपके पास चार इंटरवल बन गए, माइनस इन्फिनिटी से -3, माइनस इन्फिनिटी से -3, -3 से -2, -2 से -1 और -1 से इन्फिनिटी। अब इन चार इंटरवल में आपको ये पता लगाना है कि फंक्शन आपका कहाँ पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, कहाँ पर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, मतलब पॉजिटिव कहाँ पर है, नेगेटिव कहाँ पर है। अब ये पता लगाने के लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ कोई वैल्यूज वैल्यूज पुट करके नहीं देखनी है। ट्रेडिशनल मेथड क्या होता है कि हम इसके अंदर कोई वैल्यू पुट करके देखते हैं। जैसे -1 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में कोई भी एक वैल्यू ले लो, जैसे सपोज जीरो आ गई, जीरो इनके बीच में होता है। अब इस जीरो को यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है, यहाँ 0 + 1 प्लस में आएगा, ये भी प्लस में आएगा, ये भी प्लस में आएगा, तो मतलब ये वाला इंटरवल आपका प्लस में होगा। ठीक है, उसके बाद फिर ऐसे यहाँ पर वैल्यू चेक करेंगे, फिर यहाँ चेक करेंगे, फिर यहाँ चेक करेंगे, और प्लस माइनस जो भी साइन आएगा वो हम यहाँ पर लगाते जाएंगे। अब यहाँ पर लेकिन हम दूसरा मेथड कर रहे हैं जिसको हम बोलेंगे वेवी कर्व मेथड। ठीक है, इस मेथड का नाम है वेवी कर्व मेथड। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, सिर्फ आपको x के कोफिशिएंट्स चेक करने हैं। यहाँ पर x देखो पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, तीनों केस में x पॉजिटिव है। तो आपको क्या करना है, पॉजिटिव 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 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। तो सबसे जो लास्ट वाला इंटरवल है, राइट में से सबसे लास्ट वाला इंटरवल है, वहां पर आपको पॉजिटिव से ही स्टार्ट करना है। अगर इनका साइन नेगेटिव आता तो नेगेटिव से स्टार्ट करेंगे, पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव से स्टार्ट करेंगे। अब पॉजिटिव से स्टार्ट करके जो अगला इंटरवल है वो आपका आएगा नेगेटिव। ऑल्टरनेटली चलना है, पॉजिटिव नेगेटिव फिर वापस पॉजिटिव फिर वापस नेगेटिव। ठीक है, अगर पॉजिटिव से स्टार्ट किया तो पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे चलेगा। अगर आपने नेगेटिव से स्टार्ट किया तो नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे आएगा। अब यहाँ पर आपको ये पता लगाना है कि ग्रेटर देन जीरो कहाँ पर है, तो ग्रेटर देन जीरो यहाँ पर है, यानी -1 से लेकर इन्फिनिटी, और पॉजिटिव यहाँ पर है -3 से -2। इन दोनों पर ये, इन दोनों इंटरवल पर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, दोनों हमारे आंसर है, तो बीच में आप यूनियन लगा देंगे, मतलब ये भी आंसर है और ये भी आंसर है। अगर मैं इसकी बात करूंगी ग्रेटर देन जीरो की, अगर यहाँ पर क्वेश्चन में होता लेस देन जीरो, अगर यहाँ पर इस जो जिस एफ एक्स की हम बात करें, अगर ये लेस देन जीरो होता तो उस केस में हमारा आंसर क्या आता, -इन्फिनिटी से -3 यूनियन -2 से -1। तो इस तरीके से आप फटाफट, मतलब बस आपको बस ये देखना है कि यहाँ पर जो एक्स है ना उसके कोफिशिएंट क्या है। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से स्टार्ट करो, नेगेटिव है तो नेगेटिव से स्टार्ट करो। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ, आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा, किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। ठीक है, अगर मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा मोल्ड कर रहा हूँ, चलो इंटरवल तो यही बनने हैं।
यहाँ पर हमने क्या करा, इसमें इनके साइन कर दिए चेंज, इसको माइनस कर दिया, इसको प्लस कर दिया। ठीक है, तो वैल्यू तो अब यहाँ से निकालोगे तो -1 निकलेगी। यहाँ पर माइनस कर दिया और यहाँ पर भी माइनस कर दिया, दोनों जगह हमने माइनस कर दिया। ठीक है, तो वैल्यू हम निकालेंगे यहाँ से, तो वैल्यू तो अभी भी -1 ही निकलेगी। यहाँ से -2 आएगी, यहाँ से -3 आएगी। तो इंटरवल तो आपके ऐसे ही बने। ठीक है, अब आपको लेकिन साइन डिसाइड करना है, तो साइन आपका क्या होगा? तो जो पहले साइन लगे हुए हैं इनको हटा देते हैं हम यहाँ से। अब आप देखो एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है। तो नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन क्या आएगा आपका? नेगेटिव आएगा। तो नेगेटिव साइन आया तो आपको नेगेटिव से ही स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर नेगेटिव होगा, ठीक है, यहाँ पर फिर पॉजिटिव होगा, फिर यहाँ पर नेगेटिव होगा, फिर यहाँ पर पॉजिटिव होगा। इस तरह से बस आपको ऑल्टरनेटली साइन चेंज करते हुए चलने हैं। ठीक है, जैसे अब इसको हम चेक भी कर लेते हैं। मान लो हमने यहाँ पर कोई वैल्यू डालनी है और इस इंटरवल से कोई वैल्यू हमने ली, मान लो इस वैल्यू आ गई 0, तो 0 हमने यहाँ पुट करेंगे पॉजिटिव रहेगा, 0 यहाँ पुट करेंगे पॉजिटिव रहेगा, लेकिन 0 यहाँ पुट करेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा। तो नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर नेगेटिव आएगा। तो इस तरीके से आपको इनमें साइन चेंज करने हैं। ये होता है हमारा वेवी कर्व मेथड। जहां भी पावर आपकी या तो कुछ ना हो मतलब पावर 1 होती है या पावर ऑड होगी, तो आपको ऐसे ही करना है। अगर यहाँ पर पावर 3 भी होंगी तो ये ऐसे ही चलेगा। लेकिन अगर पावर कहीं पर इवन आ जाए, स्क्वायर में आ जाए, तो क्या होगा वो भी आप समझ लो, क्योंकि कुछ एक आध क्वेश्चंस के अंदर स्क्वायर वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो मान लो मैं यहाँ पर इनके साइन हटा देता हूँ। अभी हमने यहाँ पर इधर रखा हमने स्क्वायर। तो इसमें क्या करना है आपको, देखो बस एक चीज का ध्यान रखना। जैसे ये वाला इंटरवल, इसकी जो वैल्यू हमने निकाली थी -1 से, तो -1 की वैल्यू यहाँ से आई। तो अभी तो हमने खैर जब प्लस में था तो मतलब पावर जब सारी ऑड थी, तो आप जैसे मर्जी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस आपको साइन चेक करना है। ठीक है, लेकिन आप जब स्क्वायर वाला फंक्शन आ जाए तो आप ये ध्यान रखो कि जहां से आपने ये वैल्यू निकाली है उस इंटरवल को आपको पहले रखना है। मान लो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ ताकि हमारे कोई गड़बड़ ना हो। इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पर देखता हूँ कि भाई यहाँ पर माइनस साइन आ गया, इधर प्लस आ गया, इधर माइनस आ गया, तो साइन तो आपका स्टार्ट होगा किससे? माइनस से ही स्टार्ट। अब माइनस से स्टार्ट होने के बाद ये माइनस का साइन मैंने किस इंटरवल से लिया? इस इंटरवल से निकाला। मतलब यहाँ से जो वैल्यू मुझे मिली थी वो इस इंटरवल से मिली थी, उसके बाद मैं शिफ्ट करूंगा इस इंटरवल। तो यहाँ से माइनस के बाद यहाँ पर आ गया साइन आपके पास प्लस। अब लेकिन ये वाला जो इंटरवल है ये कह रहा है कि भाई मैं तो स्क्वायर हूँ, मैं दो बार हूँ, मैं दो बार हूँ, तो जो मेरा साइन आया ना उसको भी आपको दो बार ही रखना है। तो यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर भी आपको प्लस रखना है। उसके बाद फिर आप जब नेक्स्ट पे जाओगे तो यहाँ पर आपका साइन नेगेटिव आएगा। तो इस तरीके से आप इसको चेक करोगे। अब यहाँ पर वैल्यू रख के भी चेक कर सकते हो। जैसे -2 से -1 के बीच में मान लो हमने रख लिया -1.5। अब -1.5 देखो यहाँ तो रखने का फायदा नहीं, यहाँ तो पॉजिटिव ही रहना है। अब -1.5 में यहाँ रखूंगा तो ये पॉजिटिव आएगा, और यहाँ पर x की जगह अगर मैं -1.5 रखूंगा तो फिर यहाँ पर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। 1.5 में से वन वन माइनस करोगे तो आएगा पॉजिटिव। तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। अगर मैं यहाँ पर वैल्यू रखता हूँ तो -2.5 ले लिया, तो -2.5 यहाँ रखूंगा तो भी पॉजिटिव रहेगा, यहाँ रखूंगा तो भी पॉजिटिव रहेगा। तो इन दोनों इंटरवल पर आपका साइन पॉजिटिव आएगा। तो जब हम बात करेंगे कि फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो कहाँ पर है, तो इस इंटरवल पर ग्रेटर देन जीरो, और इस इंटरवल पर भी ग्रेटर देन जीरो है। और इस इंटरवल पर आप देखोगे जैसे वैल्यू रखोगे -4, तो यहाँ आपने -4 रखा तो नेगेटिव आएगा, यहाँ आपने माइनस माइनस +4 हो जाएगा, तो यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव आ जाएगा। तो इस तरह से आप मतलब वेरीफाई भी करना चाहो कर सकते हो। अगर आपको कन्फ्यूजन लगे तो जो ट्रेडिशनल तरीका है वो यही है कि आप वैल्यूज पुट करके देख सकते हो, अगर आपको कहीं कन्फ्यूजन लगे। अदरवाइज आप शॉर्टकट से जाते हो तो जो मैंने समझाया आपको इस तरीके से आप जाओगे। अगर यहाँ पर स्क्वायर पहले वाले पे लगा होता, स्क्वायर मान लो मैं यहाँ पर लगा दूं स्क्वायर, तो उस केस में क्या होगा? स्टार्ट आपका देखो अब ये माइनस है, लेकिन माइनस है यहाँ पर ये दो बार है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा आपका? कोई बात चेंज कर देते हैं, तो माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस, क्योंकि दो बार है स्क्वायर में है। ठीक है, अब क्योंकि ये अब यहाँ से स्क्वायर नहीं है, अब यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, तो अब ये स्क्वायर में फंक्शन में है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। फिर यहाँ पर क्योंकि स्क्वायर फंक्शन था तो ये फिर से अब वापस प्लस में आएगा, फिर उसके बाद ये नेगेटिव आएगा, फिर ये पॉजिटिव आएगा। अब इसको भी आप देखो वेरीफाई कर लो। ठीक है, -1 से यहाँ पर कोई वैल्यू रखेंगे, जैसे 0 रखी, तो यहाँ तो रखने का देखो फायदा ही नहीं है, क्योंकि ये तो स्क्वायर में, ये तो पॉजिटिव ही आना है, तो वैल्यू आप बस यहाँ रखोगे।
तो जीरो आप यहाँ रखोगे, जीरो यहाँ रखोगे तो पॉजिटिव ही रहना है। अगर मैं -2 से -1 के बीच में रखूँ -1.5, तो -1.5 इससे भी छोटा है, -1.5 इससे भी छोटा है, तो पॉजिटिव रहेगा। अगर मैं -2.5 रखूँ तो यहाँ पर देखो नेगेटिव पॉजिटिव आएगा और यहाँ पर नेगेटिव आएगा, तो ये नेगेटिव बन गया। और अगर मैं -4 वैल्यू रखता हूँ यहाँ पर, तो ये भी नेगेटिव आएगा, ये भी नेगेटिव आएगा, तो ये मिलकर पॉजिटिव बन जाएगा। इस तरीके से आप वेरीफाई कर सकते हो। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं, शॉर्टकट भी समझा दिया है, उसको वेरीफाई करना भी बता दिया है। तो जो मेथड आपको कन्वीनियंट लगता है उस मेथड से आप इसमें जा सकते हो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के जो क्वेश्चंस करेंगे आपको तब समझ में आएगा कि कितना इंपॉर्टेंट काम है ये। बहुत क्वेश्चन को आपके छोटा कर देगा। उसके बाद बात करते हैं फिर मैक्सिमा मिनिमा की। अब मैक्सिमम मिनिमम में क्या होता है कि अब जो फंक्शन आपका इंक्रीज करते हुए एक पर्टिकुलर पॉइंट तक पहुंचता है, फिर वहां से वो डिक्रीज होना स्टार्ट होता है, तो उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। और किसी भी एक फंक्शन के अंदर एक से ज्यादा मैक्सिमम लोकल मैक्सिमम पॉइंट हो सकते हैं, लोकल मिनिमम पॉइंट हो सकते हैं। अगर मैं बात करूं किसी मान लो ग्राफ से आपको समझाऊं मैं कि आपका जो कर्व है मान लो इस तरीके से जा रहा है, तो ये जहां जहां पर एक मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है, ये सारे लोग सॉरी ये वाला नहीं है, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये सारे जो पॉइंट है ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है। और यहाँ पर जो हमें वैल्यू मिलेगी एफ एक्स की वो हो जाएगी लोकल मैक्सिमम वैल्यू। तो किसी भी एक ग्राफ के अंदर एक से ज्यादा लोकल मैक्सिमम वैल्यू या लोकल मिनिमम वैल्यू, ये नीचे वाली जो आ जाएंगी ये मिनिमम वैल्यू आ जाएंगी, ठीक है, ये मिनिमम वैल्यू हो गई आपकी। तो इसी तरह से फंक्शन के अंदर एक से ज्यादा लोकल मिनिमम वैल्यू भी हो सकती है और लोकल मैक्सिमम वैल्यूज भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन अगर हम एब्सोल्यूट वैल्यूज की बात करें तो इनमें से जो सबसे छोटी है, अगर मैं इस ग्राफ के हिसाब से देखूं सबसे छोटी मुझे ये दिखाई दे रही है, तो इस वैल्यू को हम बोलेंगे एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट लोकल मिनिमम, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, लोकल नहीं, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। और इनमें से जो सबसे बड़ी है ये वाली जो वैल्यू है इसको हम बोलेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। ये दोनों में डिफरेंस होता है। अब इनको निकालने का जो तरीका होता है, निकालने का तरीका क्या होगा, जब आप लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमम वैल्यू निकालोगे तो इसमें दो टेस्ट होते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप उसको चक्कर में पढ़ो, आप सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से करो, तो उससे आपके आंसर जल्दी निकल जाएंगे। तो हम सीधा, क्योंकि हम शॉर्टकट्स बात कर रहे हैं, तो हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ही यहाँ पर डिस्कस करते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव किसी को अगर समझना है तो जो वन शॉट वाली वीडियो है वो आप देख लेना, या फिर आप रेगुलर वीडियोस देख लेना, उसके अंदर आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट मिल जाएगा। अब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में हमें करना क्या होता है कि हमें जो भी फंक्शन दिया हुआ है उसको जीरो, उसका डेरिवेटिव निकालना है, डेरिवेटिव निकाल के जीरो के बराबर पुट करना है। आपके पास एक फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव निकाला, जीरो के बराबर पुट किया। जीरो के बराबर पुट क्यों करते हैं, ताकि वहां से हम क्रिटिकल पॉइंट निकाल सके, वहां से हम टर्निंग पॉइंट निकाल सके कि ग्राफ टर्न कहाँ से हो रहा है, तो उससे आपको टर्निंग पॉइंट्स मिलेंगे। उन टर्निंग पॉइंट्स को आपको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के अंदर डालना है। फर्स्ट डेरिवेटिव किया, सेकंड डेरिवेटिव किया, फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो के बराबर पुट करेंगे और सेकंड डेरिवेटिव में वो वैल्यूज पुट करेंगे और उससे पता लगाएंगे कि भाई आपके पास क्या आ रहा है। अगर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में ग्रेटर देन जीरो आता है तो वो होगा पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, और अगर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में लेस देन जीरो आता है तो होगा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। अगर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जीरो के बराबर आ जाता है, अब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जीरो के बराबर आ गया, तो अब थर्ड डेरिवेटिव निकाल लो और थर्ड डेरिवेटिव में वैल्यू पुट करके देखो, अगर वो नॉट इक्वल टू जीरो आएगी तो बोलेंगे पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन का मतलब कि उस पॉइंट पर ना तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हो आप, ना लोकल मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हो, इन्फिनिटी जारी होगी नीचे की तरफ भी ऊपर की तरफ, मतलब मिनिमम या मैक्सिमम कुछ भी उसमें पॉसिबल नहीं होगा। तो ये तीन केस होते हैं मोस्टली, जो आपके दो केसेस में से ही निकल जाता है, लेकिन किसी किसी क्वेश्चन में हो सकता है कि आपको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी चेक करना पड़े कि इन्फ्लेक्शन होता है या नहीं होता। तो ये सारा केस था हमारे पास लोकल वैल्यूज का, ठीक है। उसके बाद अगर हम एब्सोल्यूट वैल्यू की बात करेंगे तो उसके अंदर आपको जैसे मैंने बताया कि एब्सोल्यूट वैल्यू एक ही होती है। तो जो भी लोकल मैक्सिमम वैल्यूज हैं या लोकल मिनिमम वैल्यूज है, मान लो आपके पास तीन लोकल मैक्सिमम वैल्यूज आ गई, तो उनमें से जो सबसे बड़ी वाली वैल्यू है वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम। ऐसे अगर आपने लोकल मिनिमम वैल्यूज निकालनी है, आपके पास मान लो दो या तीन लोकल मिनिमम वैल्यूज हैं, तो उनमें से जो सबसे छोटी है वो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू है। तो बस इसमें एब्सोल्यूट वैल्यूज में कोई ऐसा पंगा नहीं है ज़्यादा, ठीक है। और इसके जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें मैं आपको क्वेश्चन कुछ बता दूंगा कि किस तरह से आपको इनके एब्सोल्यूट वैल्यूज या मिनिमम वैल्यूज निकालनी है। कुछ एक शॉर्टकट मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ, कुछ एक स्पेसिफिक इक्वेशंस के लिए कि उनके आपको मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यूज आप कैसे निकाल सकते हो। देखिए, अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, इस फॉर्मेट में एक आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, ठीक है। इसकी जो लोकल मैक्सिमम वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू जो है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम या एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यूज,
अगर आपको वो निकालनी है तो उसके लिए फार्मूला क्या रहेगा हमारे पास, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। इसमें आप ए देख रहे हो कि ए यहाँ पर पॉजिटिव होगा, मतलब ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, तो ऐसे केसेस के अंदर मैक्सिमम वैल्यू नॉट डिफाइंड होगी, कुछ आपको निकालने की जरूरत नहीं है, मैक्सिमम वैल्यू आप इसकी निकाल ही नहीं सकते, नॉट डिफाइंड होगी। और अगर जो मिनिमम वैल्यू होगी उसके लिए फार्मूला क्या रहेगा हमारे पास, 4ac माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4a। ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, 4ac माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4a। ये फार्मूला कुछ कुछ उसी तरीके से जैसे आप 10th में याद करते थे ना, वो डी वाला फार्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, वहाँ 2a होता था, यहाँ पर 4a है, ठीक है, और यहाँ पर 4ac पहले है, बी स्क्वायर यहाँ पर बाद में है, बस इतना सा फर्क है, ठीक है। तो जैसे मान लो आपके पास एक इक्वेशन आ गई, 5x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 14, ये आपके पास इक्वेशन है। अब इसकी पूछता है कि भाई इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताओ और इसकी मिनिमम वैल्यू बताओ। अब इसमें आप देख रहे हो कि जो एक्स स्क्वायर के साथ 5 दे रखा है, ये पॉजिटिव वैल्यू दे रखी है, तो आप लिखो भाई मैक्सिमम वैल्यू इसकी है नॉट डिफाइंड, आप नहीं निकाल सकते, बहुत सारी वैल्यूज आएंगी, हमेशा चलती रहेंगी, ठीक है। और अगर इसकी मिनिमम वैल्यूज की बात करें तो हम क्या करेंगे, वो वाला फार्मूला लगा देंगे, और उस फार्मूले के हिसाब से क्या होगा, 4 इंटू में ए की जगह 5 आ गया, सी की जगह 14 आ गया, माइनस बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर करेंगे यहाँ पर आ गया आपके पास 8 का स्क्वायर 64 डिवाइडेड बाय 4 इंटू में 5, ठीक है, 4 5 20, 20 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 280 माइनस 64 डिवाइडेड बाय 20, 10 माइनस 4 6, 7 माइनस 6 1, 216 डिवाइडेड बाय 20, 4 से आप इसे काट दो और 4 पंजे 20, यानी 54 अपॉन में 5, ये आ जाएगी इसकी मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू। तो इस तरह की इक्वेशंस अगर आएंगी तो आप डायरेक्टली ऐसे निकाल सकते हो। और अगर ये माइनस में हो, अगर माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी, यानी जो ए है वो आपका नेगेटिव हो, तो उस केस में क्या करना है, उस केस में जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसके लिए आप ये वाला फार्मूला लगाओगे, 4ac माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई कर दोगे -4a, और मिनिमम वैल्यू इसकी आएगी नॉट डिफाइंड, उल्टा कर देना है बस, 4a की जगह -4a कर देना है और वैल्यू मिनिमम की जगह मैक्सिमम निकलेगी, ठीक है, और मिनिमम वैल्यू इसकी नॉट डिफाइंड जाएगी। तो बिल्कुल सेम कंसेप्ट यूज करेंगे, मान लो इसी क्वेश्चन के अंदर ये माइनस में हो जाता है, ये माइनस में हो जाता, उस केस में क्या करते हैं हम, ये वैल्यू निकालने के लिए 4 इंटू में ए की जगह -5, सी की जगह 14, और ये आ गया 64 डिवाइडेड बाय -4 इंटू में 5, तो वही 4 5 20, ये -280 आएगा, -280 को इसके साथ आप ऐड करोगे तो आपके पास कितना आ जाता, 4 8 से 14 2 और 1 3, नीचे आ गया आपके पास, ये माइनस में आता, ये भी माइनस में आता, ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से आप इसको कैंसिल कर लो, 4 से कर लो, 86 अपॉन में 5, ये आती है इसकी मैक्सिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू आप इसकी नहीं निकाल सकते थे, मिनिमम वैल्यू आप इसकी नॉट डिफाइंड होगी, क्योंकि आप उसको आप फाइंड नहीं कर सकते। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आता है तो उसमें आप डायरेक्टली ये वाला शॉर्ट ट्रिक लगाकर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हो। लेकिन जहां पर कर्व वाले क्वेश्चन आएंगे तो उसके लिए आपको डेरिवेटिव करना है, डेरिवेटिव करके जैसे आप नॉर्मल जो रूटीन मेथड होता है हमारा, हम वो सॉल्व करेंगे, लेकिन उसमें और क्या क्या हम शॉर्ट कर सकते हैं, कैसे कैसे कर सकते हैं, वो जब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तो उसके अंदर आपको समझाऊंगा कि कैसे आप उसको शॉर्ट कर सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आपको जो दिया हुआ है सेक्शन B2 का, कॉस्ट एंड रेवेन्यू फंक्शन है। कॉस्ट फंक्शन आपको पता है कि कॉस्ट फंक्शन दो कॉस्ट से मिलकर बनती है, एक वेरिएबल कॉस्ट और एक फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट मतलब जो फिक्स हो गई वो आपको पे करनी करनी है, वेरिएबल कॉस्ट आपकी जो टर्नओवर होगी, जो आपका प्रोडक्शन होगा उसके अकॉर्डिंग वो कम या ज्यादा होगी, ठीक है। तो दोनों कॉस्ट को मिलाकर हम बनाते हैं टोटल कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट निकालनी है तो एवरेज के लिए सिंपली जो कॉस्ट फंक्शन है उसको आपको डिवाइड कर देना है एक्स से, एक्स मतलब नंबर ऑफ यूनिट से, जितना प्रोडक्शन कर रहे हो उससे आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगी एवरेज कॉस्ट। डिमांड फंक्शन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डिमांड फंक्शन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर जो डिमांड फंक्शन है प्राइस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, यहाँ पर डिमांड फंक्शन एक्स के ऊपर यानी नंबर ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। और अगर हम रेवेन्यू फंक्शन निकालते हैं, मान लो आपने कॉस्ट फंक्शन तो आपने बना लिया, कॉस्टिंग आपने लगा दी, अब आपको रेवेन्यू कमाना है, मार्केट से रेवेन्यू लेना है, तो उसके लिए क्या करना है, आपको एक्स को पी से मल्टीप्लाई कर देना है। एक्स मतलब जितना आप यूनिट सेल कर रहे हो, और पी का मतलब है उसका प्राइस ऑफ ईच यूनिट, तो उन दोनों को आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। रेवेन्यू के लिए भी एवरेज रेवेन्यू अगर आपको निकालना है तो वही
एवरेज रेवेन्यू को आप एक्स से डिवाइड कर दोगे, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो एवरेज रेवेन्यू जो होता है वो प्राइस पर यूनिट के बराबर ही होता है। प्रॉफिट फंक्शन, प्रॉफिट्स आपको तब होगा जब आपका रेवेन्यू ज़्यादा होगा, कॉस्ट आपकी कम होगी। तो रेवेन्यू में से कॉस्ट को आप माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा उसका रेवेन्यू। ब्रेक इवन एनालिसिस या ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पर अपनी कॉस्टिंग को हम कवर करते हैं, ठीक है। उस पॉइंट को हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, जहाँ जितना भी पैसा आपने मार्केट में लगाया, जितना पैसा आपने अपनी बिजनेस में लगाया है, वो पैसा जब आप मार्केट से कवर कर लेते हो तो आप नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन पर आ जाते हो, तो उस पॉइंट को बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट या ब्रेक इवन एनालिसिस। अब उसके बाद ज़्यादातर क्वेश्चंस आएंगे आपके पास मार्जिनल वैल्यूज निकालने वाले। मार्जिनल वैल्यू निकालने के लिए बस सिंपल तरीका ये है कि मार्जिनल वर्ड जहां पर आ गया और जिसकी मार्जिनल वैल्यू आपको निकालनी है उसका डेरिवेटिव कर, ठीक है। ज़्यादा कुछ और सोचने की जरूरत नहीं। अगर मैं बोलता हूँ मार्जिनल कॉस्ट तो मतलब कॉस्ट का डेरिवेटिव, अगर मैं बोलता हूँ मार्जिनल रेवेन्यू तो मतलब रेवेन्यू का डेरिवेटिव, अगर मैं बोलता हूँ मार्जिनल एवरेज रेवेन्यू तो इसका मतलब एवरेज रेवेन्यू निकालो फिर उसका डेरिवेटिव करो। जो भी मार्जिनल के आगे जो भी लिखा हुआ है आपको वो फंक्शन चाहिए और उसका डेरिवेटिव कर दो, दैट इज कॉल्ड इट्स मार्जिनल वैल्यू, ठीक है। अब मार्जिनल वैल्यू का मतलब ऐसे होता गया है कि अगर मैं बोलता हूँ मार्जिनल कॉस्ट का मतलब हो गया कि अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ वन एडिशनल यूनिट, कि एक अगर यूनिट की प्रोडक्शन हम और करें तो उसकी मार्जिनल कॉस्ट हमें कितनी पड़ेगी, मतलब अप्रोक्सीमेट कॉस्ट कितनी पड़ेगी, ठीक है। ये इसका मतलब होता है। सेम अगर रेवेन्यू में आ गया तो मतलब अप्रोक्सीमेट रेवेन्यू ऑफ वन एडिशनल यूनिट, इसका मतलब ये होता है। निकालना कैसे है, आपको सिर्फ डेरिवेटिव कर देना है, आपको जिसका भी मार्जिनल निकालना है उसका डेरिवेटिव कर देना है। कॉस्ट का मार्जिनल यानी मार्जिनल का डेरिवेटिव, रेवेन्यू का मार्जिनल मतलब मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है तो रेवेन्यू का डेरिवेटिव, बस ये ध्यान रखना है और आप सिंपली इसके डेरिवेटिव करके इसकी मार्जिनल वैल्यूज निकाल सकते हो। तो ये सारा बेसिक कंसेप्ट था इस चैप्टर का जो आपका सीयूटी में आना है। इसके लिए इसके अलावा मैं सजेस्ट करूंगा कि आप कुछ फार्मूला, जो छोटे छोटे फार्मूला, बेसिक फार्मूलाज हैं किसके, सिलेंडर के, कोन के, ये सब फार्मूलाज भी आप एक बार रिवाइज जरूर कर लें। चांसेस कम है लेकिन कुछ एक आध क्वेश्चन इसमें से भी आ जाता है, ठीक है। तो आप इसके भी फार्मूलाज एक बार रिवाइज जरूर कर लें। अगर कोई छोटा मोटा क्वेश्चन आता है, ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं आएगा, डेफिनेटली नहीं आएगा लेंथी क्वेश्चन, लेकिन कुछ छोटा मोटा क्वेश्चन आ गया तो उसके लिए आपको फार्मूलाज याद होंगे तो आप उसको इजीली कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो इसके क्वेश्चंस हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स ऑल ऑफ यू।